हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज स्टार्ट करेंगे पीएससी सीरीज का पार्ट नंबर 42। पीएससी यानी कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में साथ स्टैटिक और करंट का भी पोर्शन होता है। कंप्लीट सेक्शन होगा जनरल स्टडीज का और यह झारखंड के सभी एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा इंक्लूडिंग जेपीएससी, और झारखंड जीके भी इसमें इंक्लूड है। तो सीजीएल और एक्साइज और एसआई सब में यह फायदा पहुंचाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, जितने भी क्लासेस हैं, और बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। ओके, लेट्स गेट अप। पहला हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेज आता है उसमें देखते हैं हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो भी विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए जो है हम लोग यह डे मनाते हैं कि लाइफ में उनको क्या क्या जो है स्ट्रगल फेस करना पड़ता है और किस तरह से हम लोग उन लोग को हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं, और सोसाइटी में जो बोला जाता है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो उस तरह से किस तरह से लेकर उन लोग को चल सकते हैं, उसके लिए हम लोग अवेयरनेस के पर्पज से यह डे मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे। और 5 जनवरी यानी कि आज जो है नेशनल बर्ड्स डे मनाया जाता है। ओके, तो देख लीजिएगा, 2 इंपॉर्टेंट डे यहाँ पे कवर हो चुका है। बाकी एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये कौन सा ऐसा बर्ड है, एक्चुअली में यह सी बर्ड है जिसका जो है विंग स्पेन सबसे बड़ा होता है। यानी कि इस तरह से होता है ना स्पेन जो विंग, अगर देखिएगा कोई बर्ड है तो उसका इधर से विंग होता है, इधर से विंग, तो यह जो है सबसे बड़ा होता है। तो उस बर्ड का नाम बताइए। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको मैं आंसर इसका बताऊंगा। नाम इसका स्टार्ट होता है ए से। ओके, आप बता सकते हैं आप लोग। तो इंपोर्टेंट कंट्री और करेंसी में आज देखेंगे क्रोएशिया को, ब्राजील को देखेंगे, क्यूबा, वेनेजुएला, भूटान, मोरक्को और अर्जेंटीना। क्रोएशिया, इसमें से ना एक क्वेश्चन का जो आंसर पूछा जाता है जरूर दीजिएगा। इसमें एक कंट्री ऐसा है जो कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ था उसका जो है विनर है, तो उसका नाम बताइएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता और यह कहाँ पे हुआ था, ये भी बताइएगा। क्वेश्चन जो आगामी ये क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम होगा उसमें पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्लस में किसको हराया गया था वो भी बताइएगा, वो भी पूछा जा सकता है। तो क्रोएशिया एक यूरोप में कंट्री है, तो देखिएगा जाए इसको जागरेब इसका कैपिटल, करेंसी यहाँ पे यूरो चलता है। ब्राजील साउथ अमेरिका में कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री है, देख लीजिएगा ब्राजील साउथ अमेरिका का, ब्राजीलिया कैपिटल है और रियाल यहाँ पे करेंसी चलता है। क्यूबा देख लीजिएगा सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में कंट्री है और हवाना कैपिटल, पेसो करेंसी यहाँ पे यूज किया जाता है। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है, कराकस कैपिटल होता है, बोलिवियर यहाँ पे यूज किया जाता है एज ए करेंसी। और भूटान एशिया में कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, थिम्पू इसका कैपिटल है और नगुल्ट्रम यहाँ पे करेंसी यूज किया जाता है। मोरक्को अफ्रीका में कंट्री है, रबात कैपिटल, करेंसी यहाँ पे दिरहम यूज किया जाता है। अर्जेंटीना साउथ यहाँ पे गलत हो गया, साउथ अमेरिका लिखना पड़ेगा, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। साउथ अफ्रीका नहीं है, साउथ अमेरिका होगा। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना कंपनी एक कंट्री है, ब्यूएन आयर्स इसका कैपिटल और करेंसी यहाँ पे पेसो यूज किया जाता है। साथ ही साथ फिलीपींस में भी करेंसी पेसो ही यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ याद रख सकते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दिया कीजिए। देखते हैं सेक्शन 2 जनरल नॉलेज में। और आज का क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लॉसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। यानी कहने का मतलब है कि देखिएगा कि शाइनी ब्राउन, तो ब्राउन शाइनी जो ब्राउन सरफेस होता है किसका होता है, तो वह होता है कॉपर का। तो कॉपर में यहाँ पे कोरोजन लग जाता है। तो देख लीजिएगा ये जो होता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब ये से अफेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद इस पर जो है से ग्रीन कलर चढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि कॉपर में जो कोरोजन लगता है वह किस कलर का होता है, तो वह ग्रीन का होता है। सिल्वर में जो लगता है वह ब्लैक कलर का होता है, और जो आयरन यानी कि जो फेरम में लगता है वह जो होता है से रेड कलर का होता है। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो कलर भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो आंसर इसका कॉपर है, इसको देख लिया जाए। ओके, तो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। तो कोरोजन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, यह एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है। आंसर इसका कॉपर है। सिल्वर दुनिया का सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि कंडक्टर है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए। द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव बुक है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह मीरा कुमार के द्वारा लिखा गया है। इनको ध्यान रखिएगा। ओम बिरला जो है अभी 17th, ये पहले लोकसभा के स्पीकर थे मीरा कुमार, तो अभी जो 17th लोकसभा जो चल रहा है उसका स्पीकर ओम बिरला है, और पहले मीरा कुमार जो थे। ये बुक 2015 में लॉन्च किया गया था, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। Which of the following is not a water और हाइजीन रिलेटेड डिजीज। इनमें से कौन जो है से वाटर या फिर बोल सकते हैं कि स्वच्छता से होने वाला एक डिजीज नहीं है।
तो ट्रेकोमा आंख से रिलेटेड है, ये भी जो है से आपको स्वच्छता से रिलेटेड है। ब्रूली अल्सर है, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टोमियासिस लिखा हुआ है। सब जो है से एक बोल सकते हैं कि वाटर या हाइजीन से रिलेटेड डिजीज है, लेकिन डायबिटीज जो है से यह हाइजीन से रिलेटेड नहीं है, इसको देख लीजिएगा। इसमें जब ब्लड में हम लोग का शुगर का कमी हो जाता है तब जाकर जो है से डायबिटीज हो जाता है, तो जिसके बाद आप लोग को इंसुलिन का सुई चढ़ाया जाता है, आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रेकोमा जो डिजीज है वो आई से रिलेटेड है, और जो ब्रूली अल्सर है ये इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है बोन या स्किन में, तो उसको बोला जाता है ब्रूली अल्सर। तो यह स्किन से रिलेटेड डिजीज है, या बोन कभी कभी दे देगा तो वो भी हो जाएगा। और जो सिस्टोमियासिस लिखा हुआ है यह आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को यह अफेक्ट करता है। ओके, तो ये सब हो गया, डायबिटीज यहाँ से हो गया। इंसुलिन जो है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर है पैनक्रियाज के द्वारा। ओके, आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा डायबिटीज। तो इंसुलिन का सुई अगर किसी का हो जाता है मधुमेह का रोग, तो इंसुलिन का सुई चढ़ाया जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज से वहां से जो होता है से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है। Which of the following ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज और रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफिक टाइम कॉन्स्टेंट। तो बोला जा रहा है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको गारंटी दे सकता है कि निर्दिष्ट समय में, कहने का मतलब जितना टाइम स्पेसिफाइड है तो उस समय में आपको जो है से तुरंत जो है से वह क्या करेगा, रिस्पॉन्स दे देगा, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है, रियल टाइम में यानी कि अभी जो काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको तुरंत जो ऑपरेट करके तुरंत आंसर चाहिए, तो वो जो फंक्शन कर सकता है वह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम में एक सिस्टम है, याद रखिएगा, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो कुछ रियल टाइम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए जहां पे एयर लाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल है, तो मुझे अगर एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो अभी तुरंत करना होगा। ऐसा थोड़ी है कि हमको अगर कंट्रोल करना है तो अभी इंस्ट्रक्शन दिए तो 10 घंटा के बाद उसको ऑपरेट होगा, तो ऐसा नहीं होगा, तब तो क्रैश कर जाएगा भाई। ओके ना, तो ये सारा रियल टाइम में करना होता है, तुरंत उसको ऑर्डर दिया और तुरंत हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो उसी को बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ देख लीजिएगा, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स है, यहाँ पे एयरलाइंस में यूज होता है, रिजर्वेशन सिस्टम में होता है, हार्ट पेसमेकर में यूज होता है। पेसमेकर हार्ट से डिजीज जब पूछते हैं कभी कि हार्ट से डिजीज हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं या कंट्रोल करने के लिए, तो पेसमेकर का। उसके बाद नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम यूज करता है, और रोबोट इस सब में भी यूज किया जाता है, रोबोट में भी यूज किया जाता है। जैसे कि रोबोट को आप लोग कोई चीज इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह तुरंत जो है रियल टाइम में रिस्पॉन्स दे देता है, यानी कि यहाँ भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। ओके ना, तो आंसर इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान रखिएगा, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और विश्व में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। तो बोला जा रहा है कि जो आप लोग देखे होंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसको जो है से लास्ट मतलब अंतिम बार जो है मतलब साइन कब किया गया था, तो उसमें हुआ क्या था ना कि अंतिम बैठक हो गया था, तो सब कुछ साइन कर दिया था, सब कुछ जब काम हो गया था तो वह डेट था 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को साइन कर दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, और जाकर 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था, जबकि उसका कुछ पार्ट जो है 26 नवंबर 1949 को जो है एडॉप्ट किया गया था। इसीलिए हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाते हैं, न कि 26 जनवरी को, इसका ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका 24 जनवरी 1950 से अंतिम बैठक हुआ था, और उस समय क्या हुआ था 395 आर्टिकल्स, उसके बाद 8 शेड्यूल्स था और 22 पार्ट था ना, तो उसको देख लीजिएगा, ये सब कुछ कहानी था। अब तो ये सब चेंज हो चुका है। आंसर इसका 24 जनवरी है, 24 जनवरी को आप लोग गर्ल चाइल्ड डे भी मनाते हैं। डैश इज अ डीप रेड सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड ऑफन डेवलप्ड ऑन माफिक इग्नियस बेडरॉक। तो बोला जा रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी है और अक्सर माफिक आग्नेय आधारशिला पर विकसित होती है, यानी कि आग्नेय चट्टान से विकसित होता है। यह टाइप ऑफ एक इग्नियस रॉक है। तो देखिए लैटराइट जो है ना एक तरह का सॉइल भी है, एक तरह का रॉक भी है, तो इसको लैटराइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें जो है दिमाग थोड़ा सा लगाते तो रेड कलर जो लैटराइट होता है उसमें आयरन ऑक्साइड के चलते होता है, तो कॉमन सेंस के बेसिस पर भी जो है इसको आप लोग सही कर सकते हैं। झारखंड में 5 तरह की मृदा पाई जाती है। ओके, और इसमें ब्लैक सॉइल काफी इंपोर्टेंट होता है, जिसमें आप लोग रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं, या कॉटन के लिए काफी यूजफुल होता है। लैटराइट इसका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डीप रेड सॉइल बोला जाता है जो कि डेवलप होता है माफिक इग्नियस रॉक बेडरॉक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। तो बोला जाता है कि एक तरह का अगर बोले ना तो इनऑर्गेनिक जो आप लोग सब्सटेंस देखते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो होता है यानी कि जो प्लांट्स या एनिमल से जो आपको चीज मिलता है इलेक्ट्रोलाइट, तो वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एसिड के केस में भी जो है से ऐसा ही आपको पढ़ाया गया था, बेस के केस में तो एसिड और बेस भी जो है से इलेक्ट्रोलाइट के जैसा कार्य करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वीक और जो है से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का।
तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, यानी कि घुल जाता है जब उसको वाटर में डाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बोलिए, उसका सोडियम क्लोराइड बोलिए, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारा जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी यानी कि इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इथेनोइक CH3COOH है ना, जिसको ध्यान रखिएगा। यही जो है एक जो है क्या हो गया, ये एक ऑर्गेनिक जो है एक तरह का एसिड है। तो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इनऑर्गेनिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि नॉर्मली मिनरल से आप लोग प्राप्त करते हैं। आंसर इसका इथेनोइक एसिड है। कुछ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग विनेगर का नाम सुने होंगे, सिरका। तो सिरका का जो सोर्स होता है वो विनेगर ही होता है, इसको याद रख सकते हैं। और ये विनेगर जो होता है 5 to 8% जो होता है सोल्यूशन होता है, यानी कि आपको 5 से 8 ग्राम अगर ले लेते हैं इथेनोइक एसिड, और अगर बोल दें 92 या फिर 95 ग्राम अगर ले लेते हैं वाटर, तो उसका जो मिश्रण आप लोग तैयार करेंगे वह हो जाएगा आपका विनेगर, सिरका। ओके ना, तो इथेनोइक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेज कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने आप को खुद को रिप्लेट कर लेता है, और उसके लिए वह क्या करता है, नेटवर्क को यूज करता है, कंप्यूटर नेटवर्क का और सिक्योरिटी होल्स का। तो उसको वॉर्म कहा जाता है। ट्रोजन होर्स एक तरह का बोल सकते हैं कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन तो आपको पता होगा, एप्लीकेशन एक तरह का बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हम बोले तो एक तरह का पार्टिकुलर पर्पस को मतलब करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितना भी आप लोग को मोबाइल में चाहे जो लैपटॉप होते हैं उस सब में जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होता है उसको ऑपरेट करने का और एक तरह का बोल सकते हैं परफॉर्म करने का काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है तो उसके बिना कोई चीज़ चलता ही नहीं है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ा गया ना तो आपको फिर से डलवाना पड़ेगा। जैसे विंडो 10 विंडो 11 आप लोग यूज करते हैं, तो अभी लेटेस्ट तो विंडो 11 चल रहा है, तो वो खराब हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा। तो पूरा ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट आता है पोपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो यह जो है आपका पोपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो यह मेघालय में जैसे पोपारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वही मेघालय है जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जहाँ पे मौसिनराम है ना। और भी कुछ यहाँ पे मेघालय में आपको पता है ना, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये भी जो है आपको देखने को मिलेगा मेघालय में ही। तो इसको याद रख सकते हैं मेघालय। आंसर इसका ए है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, तो एक बुक है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, तो यह रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई आपको फॉर्मर जो है CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा जो है यह बुक लिखा गया था कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। अभी वर्तमान में जो है से कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए वह किस नंबर के चीफ जस्टिस है, क्योंकि उनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है तो नंबर भी पूछ सकते हैं। त्वेसा मलिक कौन है, त्वेसा मलिक एक तरह का जो है गोल्फ प्लेयर है, इनके बारे में याद रखिएगा। टाइगर वुड्स भी एक पर्सन है, गोल्फ से याद रख सकते हैं। वेटलिफ्टिंग में आप लोग कुछ याद रखते हैं, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी है, आपको आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उसके बाद मीराबाई चानू भी हैं वेटलिफ्टिंग से। और जिम्नास्टिक बहुत बार पूछा गया है, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर को भूलिएगा नहीं, यह जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। तो आंसर इसका बी है गोल्फ। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो त्वेसा मलिक है। एक है ला लीगा, तो ला लीगा एक टाइटल है, किससे रिलेटेड है, तो ला लीगा जो है फुटबॉल में दिया जाता है। और फीफा कप भी आपको पता होना चाहिए, फीफा कप जो है ये भी फुटबॉल का है। अभी हाल में फीफा जो है संपन्न हुआ है 2022 में कतर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नहीं, तो कतर में हुआ था। आंसर आपको मिल चुका है। चलिए तो बताइए कि कौन जो है विजेता और उपविजेता कौन थे। तो आंसर इसका देख लीजिएगा, फुटबॉल है और इसके साथ एक कोलंबिया कप भी है। तो कोलंबिया कप हो, लीगा, ला लीगा कप और फीफा कप सब फुटबॉल से रिलेटेड है। रोनाल्डो कहाँ के हैं जरा ये बताइए। Who among the following was appointed as the first municipal commissioner of Bombay in 1865, तो 1865 में जो है से बॉम्बे का पहला जो है से म्युनिसिपल कमिश्नर यानी कि बोल सकते हैं कि नगर आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया था, तो वह थे आर्थर क्राफोर्ड ना। तो आर्थर क्राफोर्ड जो है से पहले जो है से नियुक्त किए गए थे, एक इंग्लिश पर्सन थे। तो जिस समय बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था 1865 में, तो पहले बने थे। तो आपको पता होगा कोई भी चीज फर्स्ट टाइम होता है तो वह इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आर्थर क्राफोर्ड इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉलीएटॉमिक, तो पॉलीएटॉमिक इनमें से कौन है, सल्फर है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है। तो आप लोग मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक सब पढ़े होंगे। तो जहां भी 3 से ज्यादा हो जाता है ना तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक बोल देते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, सल्फर है। तो सल्फर जो होता है इसका 2 स्ट्रक्चर होता है, एक 6 होता है और एक S8 होता है। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है पॉलीएटॉमिक जो बोल सकते हैं कि पॉलीएटॉमिक एक तरह का मॉलिक्यूल है।
और आर्गन एक मोनोटोमिक होता है, आर्गन इसको ध्यान रख सकते हैं, आर्गन या आर्गन जो होता है ऐसे एक मोनोटोमिक है, उसके बाद हीलियम जो है से मोनोटोमिक है और ऑक्सीजन जो है से डायटोमिक है। ओके ना, ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 में। नेक्स्ट है एक लिखा हुआ है होंजिकल वाटरफॉल, ये कहाँ पे है? तो होंजिकल वाटरफॉल तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ओके, तो तमिलनाडु में होंजिकल वाटरफॉल है और झारखंड में क्या क्या है? तो हुंड्रू फॉल है। तो एक ही जैसा एक चीज से नाम है तो इसको याद रख सकते हैं, हुंड्रू फॉल और हुंड्रू हो गया, एक बुढ़ा घाघ। ओके ना, तो जो हुंड्रू फॉल है वह इंपॉर्टेंट है और जो बुढ़ा घाघ है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का 21वां जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो इसको याद रखते हैं, बुढ़ा घाघ या लातेहार में है, बुरहा रिवर पर। ओके, झारखंड के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट बनेगा। तमिलनाडु में होंजिकल वाटरफॉल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 3 हम लोग झारखंड जी के देखेंगे। Which of the following administrative system shows the first republic system of India? तो बोला जा रहा है कि कौन सा एक प्रशासनिक व्यवस्था था जिसमें जिसको कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो वह है आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। हो जनजाति की शासन व्यवस्था को आप लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो यही सारा है, इसको देख लीजिएगा। जो पुजारी होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में उसको दिउरी कहा जाता है ना, ये सब देख लीजिएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अच्छा, मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था था उसको जो है से एक तरह के बोल सकते हैं कि मान्यता कौन अंग्रेज दिए थे? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए कौन मान्यता दिए थे इसको? द बॉर्डर ऑफ मगध एम्पायर इज नोन अप टू द ओरिजिन ऑफ द विच रिवर ऑफ झारखंड। बोला जा रहा है कि मगध राज्य की सीमा, आपको पता होगा मगध के बारे में, सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो वह है दामोदर रिवर। तो इसको देख लीजिएगा। मगध आपको पता होगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य थे, आए थे तो 322 ईस्वी में ना, 322 ईस्वी नहीं बोलेंगे, बीसी में जो ऐसे स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य और विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, यही मगध साम्राज्य का। ओके, तो इसको देख लिया जाए। तो दामोदर रिवर तक इसका जो है से विस्तार हुआ था। पहला जो है पैन इंडिया जो है साम्राज्य था, इस तरह से बोल सकते हैं, यानी कि प्रेजेंस एक्रॉस नेशन। आंसर इसका बी है। दामोदर रिवर जो है पलामू के छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और दामोदर के नाम से तो यहाँ पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी है जो कि भारत की पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट है, डीवीसी 1948 में स्टार्ट हुआ था, इसको याद रख सकते हैं। सोनरेखा रिवर रांची से निकलती है, नगड़ी रांची। पिस्का का भी लिख देता है। तो टैक्स फ्री लैंड गिवन टू पाहन इन मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड। तो पाहन को जो मुंडा ट्राइब में जो बोला जाता है कि टैक्स फ्री यानी कि कर मुक्त जो जमीन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डाली कटारी भूमि बोला जाता है। इसको ध्यान रख सकते हैं, डाली कटारी भूमि बोला जाता है एक जो ऐसा लैंड जो कि टैक्स फ्री होता है, उस पर कर नहीं देना पड़ता है। तो ये मुंडा जनजाति के बारे में बात किया जा रहा था। उसके बाद है शुभ लक्ष्मी ऑफ हजारीबाग बिलोंग्स टू। तो शुभ लक्ष्मी जो हजारीबाग के हैं वह बिलोंग करते हैं क्रिकेट से। आंसर इसका ए है। हजारीबाग में आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार भी है, इसको याद सकते हैं। बाकी यहाँ पे सूरज कुंड जो है से आपको सूरज कुंड भी देखने को मिलेगा, तो खुद ही जल कुंड है। तो सूरज कुंड भी देखने को मिलेगा जिसका टेम्परेचर कितना था भूल चुका लगता है 87.5 डिग्री सेल्सियस है। कभी कभी ना बहुत दिन हो गया आज, तो थोड़ा आज इधर उधर हो रहा है। 87.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है और यहाँ पे सोहराई कोबर पेंटिंग भी हजारीबाग से निकलकर आया है, इसको याद रख सकते हैं। आंसर इसका ए है। द ग्रेट पोएट घासीराम बिलोंग टू विच लैंग्वेज। तो घासीराम का नाम तो आप लोग सुने होंगे। तो यह जो है से यहाँ तो आंसर है ही नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना, ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया। इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। इसका सही आंसर नागपुरी होगा ना, तो यह नागपुरी से बिलोंग करते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो घासीराम के बारे में याद रखिएगा, नागपुरी भाषा से यह बिलोंग करते हैं। हुआ द फर्स्ट मार्टायर ऑफ छोटा नागपुर रीजन इन स्ट्रगल विथ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के साथ स्ट्रगल में, यानी कि बोल सकते हैं कि संघर्ष में वीरगति को प्राप्त होने वाले छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो उनका नाम है बुद्धू भगत। यह सिल्ली के रहने वाले थे, पता है ना, पंच परगनिया आप लोग नाम सुने होंगे, तो उसमें एक सिल्ली भी आता है, तो वहीं के रहने वाले थे बुद्धू भगत। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछ दें कि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा तिलका मांझी।
ओके ना, झारखंड में शहीद होने का गौरव जो प्राप्त है उन्हीं को है। तो वह जो है से नॉर्मली आपको पहला पूछेंगे जो कि नॉर्मल छोटा नागपुर से थे, ओके, अंग्रेजों से, ठीक है, तब जो है से बुद्ध भगत लगाइएगा। और अगर बोलेंगे कि किनको जो है से अंग्रेजों के स्वतंत्रता के संग्राम में जो है से शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे, तब जाकर आप लोग लगाइएगा तिलका मन जी, ठीक है, और पहले शहीद भी वही थे। आंसर इसका बुद्धू भगत हो गया। बिरसा मुंडा के बारे में तो जानते होंगे, इनके काल में 2 हुआ था, 1895 में और 1899 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हुआ था, आपको पता होगा इनके बारे में। और क्या बहुत सारा है, इनका सेनापति थे गया मुंडा, और जो पहाड़ जहाँ से इनको जो है जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो डुम्बारी बुडू था, डुम्बारी बुडू ना, याद रख सकते हैं। 24 साल में ही इनका मृत्यु हो गया था ना। और हैजा से कहा जाता है, जो कि एक वाटर बोर्न डिजीज है। ब्राह्मणी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ब्राह्मणी रिवर कहाँ से निकलती है, तो यह ब्राह्मणी रिवर दुमका से निकलती है। देवघर आपको पता होगा त्रिकुट पहाड़ी है, तो वहाँ से निकलती है देवघर। यहाँ पे म्यूराक्षी या मोर रिवर निकलती है। पलामू को पता होगा, यहाँ से जो अभी बताया था दामोदर रिवर वहाँ से निकलती है। और रांची से यहाँ पे आपको निकलती है स्वर्णरेखा रिवर। क्वेश्चन है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में JSAC कहा जाता है, इसको कब जो है स्टार्ट किया गया था, तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो स्टार्ट किया गया था वो 2003 में किया गया था, इसको याद रख सकते हैं। आंसर इसका सी है। हाउ मच एवरेज एनुअल रेनफॉल इन झारखंड का, तो झारखंड में जो है औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो वह 140 सेंटीमीटर है। तो वर्षा को हम लोग रेन गॉज से नापते हैं, तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापा जाता है। इस तरह का गॉज होता है, रेन गॉज आप लोग देखे होंगे, तो इस तरह का होता है, इसमें जो है कैलिब्रेटेड स्केल होता है, और बारिश जब होता है तो इसमें पानी गिरता है इसे, और जितना इसका स्केल आता है, जितना स्केल पानी, तो उसको हम लोग नापते हैं कि इतना जो है सेंटीमीटर या मिलीमीटर बारिश हुआ है, ओके ना। तो उसको अगर सेंटीमीटर में होता है तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मिलीमीटर में आ जाता है, तो वो तो नॉर्मल चीज हो गया। नेक्स्ट आता है साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इन झारखंड, तो झारखंड में आपको साइकिल वितरण योजना स्टार्ट हुआ था, तो वह कब हुआ था, तो वह स्टार्ट हुआ था 2002-03 के पीरियड में। तो आंसर इसका डी है, 2-3 पीरियड में स्टार्ट किया गया था साइकिल वितरण योजना। आंसर इसका डी है। क्वेश्चन 11 है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच प्लेस ऑफ झारखंड वाज यूज्ड एज द कैपिटल ऑफ बंगाल, तो मुगल काल में बोला जाता था, आपको पता होगा मुगल काल में झारखंड को खुखरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था ना, मुगल काल में खुखरा प्रदेश इसको बोला जाता था। तो यह इसका जो राजमहल था से कैपिटल था, ध्यान रखिएगा, बंगाल का मुगल काल में तो राजमहल का क्षेत्र था। और राजमहल तो पता होगा, यह आपको राजमहल साहेबगंज में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सौर पहाड़िया और माल पहाड़िया का निवास स्थान देखने को मिलता है। और राजमहल हिल्स जो है आपको पूछेगा कभी कभी कि जो यहाँ पे राजमहल की जो पहाड़ियाँ है वह किस युग की है, तो वह जुरासिक एज का है ना, तो जुरासिक एज का है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अंडर UDAY उदय होता है यूजुअल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसको बोला जाता है। तो उसके तहत जो है बाय विच ईयर डिड झारखंड टारगेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि झारखंड का टारगेट क्या किस ईयर था कि उसको 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड कर देना है, अपना जितना भी गली गुचर नुक्कड़ है सबको, तो वह टारगेट था 2017 तक इसका टारगेट था। आंसर इसका ए है। नेक्स्ट सेक्शन 4 आता है JPC कॉर्नर, और JPC कॉर्नर में हम लोग अभी देख रहे हैं JPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि है 2021 का, तो 2021 का PT का ये चल रहा है, ओके ना। चलिए, रोरो फेरी स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनेक्ट्स व्हिच टू प्लेसेस, तो इस तरह ना कभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो वह आपको जो है पूछा जाता है, जैसे कि उड़ान स्कीम है, तो उड़ान स्कीम के तहत जो पहला जो फ्लाइट चला था वह कहाँ चला था, दिल्ली से शिमला तक, तो वो भी पूछते हैं आपसे। तो यहाँ रोरो सर्विस जो स्टार्ट किया गया था, फेरी सर्विस है, तो वह जो है कहाँ किया गया था, तो वह गोंगा और दाहेज के बीच किया गया था, इसको याद रख सकते हैं। यह गुजरात में देखने को मिलेगा, घोगा और दाहेज। आंसर इसका सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पोस्ट डिजास्टर मेजर, तो बोला जा रहा है कि जब कोई आपदा आ जाता है तो उसके बाद जो है कौन सा कदम उठाया जा सकता है। देखिए जरा, पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन है, उसके बाद प्लानिंग और पॉलिसीज है, यानी कि योजना और नीतियां बना सकते हैं, अर्ली वार्निंग दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे जोनिंग कर सकते हैं, यानी कि क्षेत्रीकरण कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जितना भी योजना आपको बनाना होगा या जितना भी पॉलिसी आपको लाना है, आपदा से पहले करना होगा, चेतावनी भी आपदा से पहले ही देगी, और क्षेत्रीकरण करना है, कहाँ पे आज आपको जोन करना है, किस जोन में जो है कहाँ से मतलब आपदा आने वाला है, तो क्या क्या आपको प्लान बना कर रखना है, ये सब जो है डिजास्टर जो है आपको के आने से पहले ये सब करना होगा, ना कि उसके बाद। हाँ, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कि पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, लोगों को जो है बसाना पड़ेगा, जो अपना जो घर लॉस कर चुके हैं या किसी तरह से उनका नुकसान हो गया है, तो रिकंस्ट्रक्ट करना जो होता है पोस्ट डिजास्टर जो है एक तरह का मेजर है, तो इसको याद रख सकते हैं। आंसर इसका ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव नोबेल प्राइज फॉर। तो विंस्टन चर्चिल को नोबेल प्राइज जो है से किस क्षेत्र में मिला था? तो लिटरेचर के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला है, इनको याद रख सकते हैं। 1953 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, इसको याद रख सकते हैं। जिस समय संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुआ था, कनेक्ट करके याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लिटरेचर यानी कि बोल सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। मैं भी कितना पागल हूँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, कभी कभी माइंड से उतर जाता है। अच्छा, टोटल 6 क्षेत्र ऐसा है, ठीक है, जहाँ पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे लास्ट में शुरू किया गया था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, जो कि 1968 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहली बार दिया गया था 1969 में। किसको दिया गया था जरा ये बताइए। नोबेल का पहला जो है से प्राइज किसको मिला था? मतलब नोबेल का प्राइज जो है से इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसको पहली बार मिला था? एमंग द फ्लोइंग स्टेट्स विच हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया। तो हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, किस स्टेट में? तो वह मिजोरम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग को लग रहा होगा कि जो है इसका आंसर मध्य प्रदेश क्यों नहीं हुआ? तो मध्य प्रदेश इसीलिए नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में टोटल ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, मिजोरम का एरिया मान लेते हैं इतना है, मध्य प्रदेश का एरिया मान लेते हैं कितना है। ओके ना, तो इसमें जो है क्या हो गया, इसका टोटल एरिया है आपका मान लेते हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए हूँ, ये मत बोलिएगा कि 10 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें जो है ना हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं कि 4 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, मतलब जो है फॉरेस्ट है। दूसरी बात है कि इसका जो एरिया है कितना है, 1000 जो है किलोमीटर स्क्वायर एरिया मान लेते हैं। और इसका जो है क्या है, इसका जो है 100 किलोमीटर स्क्वायर जो है पर इसका फॉरेस्ट है। तो ज़्यादा किस में हुआ, ज़्यादा डेंसिटी किस में हुआ? तो ज़्यादा डेंसिटी आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा, न कि मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपको समझना है, ज़्यादा तो फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, लेकिन वह छितरा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन यह एरिया में यानी कि बोल सकते हैं कि ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे आपको मिजोरम में। तो इस तरह से कनेक्ट कर लीजिएगा। उसी तरह से होता है जिस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलेगा, ओके, और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश वाला तो आपसे पूछ भी दिए हैं, 17 किलोमीटर स्क्वायर इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम है भारत में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का, ओके, 1000 से ज़्यादा मिलेगा, 1103 के आसपास है, 1103, कहीं कहीं डेटा 6 भी देखने को मिल जाएगा। 1-2 डेटा आगे पीछे हो जाता है, अलग अलग रीड कीजिएगा तो समझ में आएगा। और झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी 414 है, नेशनल एवरेज 382 है। और झारखंड में सबसे ज्यादा धनबाद का है, सबसे कम सिमडेगा का है। व्हेन वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म। तो नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो को जो फॉर्म किया गया था 2006 में फॉर्म किया गया था, नोटिफाई हुआ था 2005 में, तो लाया गया था, ठीक है, 2005 में, और इसको फॉर्म कर दिया गया था, एक तरह से बोल सकते हैं 2006 में। आंसर इसका डी है। और बाकी कुछ मैं नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में कुछ मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। अगर बात कीजिएगा स्टेट में, तो वह कौन होंगे? तो ऑब्वियस बात है, कनेक्ट कर लीजिए, सीएम होंगे। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कीजिएगा तो वहाँ के डीएम होता है ना, डीएम जो होते हैं तो वह इसको जो है हेड करते हैं जब कहीं डिजास्टर आता है किसी डिस्ट्रिक्ट में तब। When was एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो स्टार्ट हुआ था 1911 में हुआ था, याद रख सकते हैं। 10 किलोमीटर हुआ था, इलाहाबाद से लेकर नैनी तक जो है यह फ्लाइट चला था। बाकी जो डोमेस्टिक सर्विस स्टार्ट हुआ था 1912 में दिल्ली से कराची के लिए। तो फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट जो स्टार्ट हुआ था दिल्ली से लेकर कराची, कराची भी पाकिस्तान में, आपको पता होना चाहिए। और 1911 में पहली बार जो है एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था। आंसर इसका सी है। डोमेस्टिक पूछता पहली बार तो 1912 बोलते, कहाँ चला था? दिल्ली से कराची तक। ये फर्स्ट टाइम होता है तो पूछ देते हैं। ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड, यानी कि जो डिजाइन किया गया था नेशनल फ्लैग को, तो किस दिन एडोप्ट किया गया था? तो यह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन अगर तो 22 जुलाई दे दिया, जून करके 1947 दे देगा, तो जो है ना माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये सब जो डेटा होता है आपको डायरेक्ट जो है याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, लेकिन ये क्या हार्ड क्वेश्चन है? बिल्कुल हार्ड नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है। ओके, तो सब क्वेश्चन हार्ड आपको कहीं से पूछा नहीं जाएगा। 22 जुलाई याद देखिएगा 1947। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यह डेटा अब चेंज हो चुका है, तो इसको मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे ला दिया। पीडीएफ में यह आपको नहीं मिलेगा। अभी जो वर्तमान में देखने को मिलेंगे वो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, तो इनको याद रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं यह लेक्चर को जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 में जो है से अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं से है, यह चेंज हो सकता है ना, तो इसीलिए करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ता है। तो अरुण कुमार मिश्रा जी को याद रखिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है से फॉर्म किया गया था 1993 में। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है सेंट्रल लेवल पर है, तो स्टेट में भी जो है
से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है। और झारखंड में स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर अभी कौन है, जरा ये बताइए। ठीक है, चलिए बताइए चेयरमैन कौन है झारखंड में, ये बताइए। आंसर अरुण कुमार मिश्रा है, कोई ऑप्शन यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है क्योंकि चेंज हो चुका है डेटा। अब एट द 11th आवर यानी कि चलते चलते हम लोग कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। जल्लीकट्टू को याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और यह जो है पोंगल से जो है रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, कभी पूछ देगा कि जल्लीकट्टू किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो यह पोंगल से रिलेटेड होता है। 3C कभी कभी जो है आजकल न्यूज में चल रहा है कि 3C स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आर्मी वगैरह में देखिएगा तो यहाँ पे कभी कमांड किया जाता है उन लोग को, तो कमांड होता है, कंट्रोल होता है और कम्युनिकेशन। तो 3C का मतलब होता है कमांड, कंट्रोल और जो है कम्युनिकेशन। आप लोग 3R का मतलब बताइए। ओके, चलिए उसके बाद वीर बाल दिवस है। तो वीर बाल दिवस जो है इंस्टीट्यूट किया गया था बाबा जो है फतेह सिंह को ऑनर करने के लिए। तो बाबा फतेह सिंह या गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, तो उनके जो है ऑनर में जैसे शुरू किया गया था वीर बाल दिवस। उसके बाद बीवी जो है भी लिखा हुआ है नागरत्ना। तो ये जो है क्या हुए थे, डिसएग्री किए थे अभी डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2016। 4 जज का बेंच जो है इसको चेक कर रहे थे, अगर बोल सकते हैं सॉरी, 4 जज का जो बेंच है वह इसको जो है चेक कर रहे थे डिमोनेटाइजेशन को, कि क्या जो है यह निर्णय जो था वायलेट था। तो इसको पूरी तरह से जो है वायलेट करार दिया गया है। 4 जज का बेंच था जिसमें 3 जज जो सपोर्ट किए थे, एक जो जज थे वो इसका अपोजिट में गए थे, तो उनका नाम था बीबी नागरत्नन। तो इनको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। उसके बाद VVP का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होता है, VVP। उसके बाद देख लीजिए जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है वो निकोलस मदुरो है ना, याद रखिएगा। इंडिया जो है अभी देखिए न्यूज में आ रहा था कि 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और यह एक्सपोर्टर बन चुका है कॉफी का, एशिया में, पूरा वर्ल्ड में नहीं, पूरा वर्ल्ड में आपको कौन है कॉफी का, बताइए जरा, ब्राजील। ओके, कॉफी का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है ब्राजील। तो कॉफी का एशिया में 3रा लार्जेस्ट है। तो पहला दूसरा कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, वह 2020 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौशव चटर्जी जो है यहाँ पे गलत हो गया है, कौशव चटर्जी जो है बिकेम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो यानी कि भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौशव चटर्जी। तो इनके बारे में याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर वर्ड शब्द आएगा तो समझिएगा कि वह चेस से रिलेटेड है। और एक भी कभी कभी पूछा जाता है कि कोई खिलाड़ी उसको फीडे रैंकिंग मिला है तो वह किस गेम से है, तो फीडे रैंकिंग मिलता है चेस में ही, ये सब याद रख सकते हैं। उसके बाद क्रोशिया जो है स्विच कर लिया यूरो करेंसी से कून को, अभी डिस्कस किया था ना करेंसी को यूरो, तो यहाँ पे करेंसी को स्विच किया है कून, तो अब आगे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यूरो वहाँ पे लिखा गया था लेकिन अभी जो है स्विच कर लिया है कून, यानी कि नया करेंसी को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 180th जो है इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में हो रहा है महाराष्ट्र में, वह कौन सा यूनिवर्सिटी में हो रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि नागपुर के किस यूनिवर्सिटी में 108 जो है इंडियन साइंस कांग्रेस हो रहा है, और यह कब जो है शुरू किया गया था, पहला जो साइंस कांग्रेस सब कब शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन बताइएगा। और हमको नहीं बताते हैं तो A4 साइज का सीट ले लीजिएगा, तो बहुत दिनों के बाद इसको स्टार्ट किया हूँ, तो A4 साइज का ले लीजिएगा और उसमें अपना नोट डाउन कर लीजिएगा जितना पॉइंट मैं पूछता हूँ या बताता हूँ एक्स्ट्रा। तो इंडिया 2023 को क्या डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि बाजरा वर्ष घोषित किया गया है इंडिया के द्वारा 2023 को। उसके बाद जो ब्राजीलियन फुटबॉलर है उनका नाम है विनीसियस जूनियर, वो जो है रियल मैड्रिड टीम के लिए खेलते हैं। और जो एक पेले, पता है ना, पेले नाम है, ब्राजील के ही फुटबॉलर है, काफ़ी फेमस है पेले। और उसके बाद रेलवे मिनिस्टर भी देख लीजिएगा अश्विनी वैष्णव है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको डाले जा सकते हैं। ओके ना, तो ये कुछ करंट अफेयर का पोर्शन हो गया, कुछ स्टैटिक का भी पोर्शन है। जो मैं सोर्सेस लाता हूँ, मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता हूँ, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ कि मेरा सोर्सेस क्या होता है। जितने सारे आज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन जो मतलब था वो पूछा गया था SSC CHSL में, CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, और कुछ SSC GD के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। और जो आपको देखने को मिलता है वो तो पता होगा, JPC कॉर्नर में JPSC से उठाया जाता है क्वेश्चन, और ये जो करंट अफेयर था वह द हिंदू का लर्निंग सेक्शन होता है, वहाँ से बनाया जाता है। ओके, तो ये सारे सोर्सेस होते हैं जो कि एक ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, तो उसका आप लोग फायदा भी ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्लास कैसा लगता है जरूर बताइएगा, और आपका एज फीडबैक लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दुख लगता है मुझे, तो ये सब किया कीजिए, जरा लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जरूर जोड़ें और लोगों को भी जरूर जोड़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।